हेलो स्टूडेंट्स, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर का किस तरीके से हम पता लगाते हैं तत्वों के अंदर। तो देखना, सबसे पहली बात इसके अंदर, सबसे पहले हम इस टॉपिक में परमाणु क्रमांक पढ़ने से पहले हम कुछ पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। जो नाभिक के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि नाभिक क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम जानेंगे। इसके बाद हम चलते हैं परमाणु क्रमांक के ऊपर। तो बच्चों, सबसे पहले देखना आप नाभिक के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखना। टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद में चलेंगे टॉपिक के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि देखो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, नाभिक होता है। ये नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर आकृति पाई जाती है गोलाकार, इस तरीके से जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ध्यान रखना। ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर जो आकृति आपको जो गोले दिखाई दे रहे हैं, इन गोलों को बोला जाता है कोश, सेल या ऊर्जा स्तर। तो देखो, ये हमारे पास नाभिक है और ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है नाभिक के चारों ओर, इनको सेल बोलते हैं, कोश या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो आप यहाँ लिख लो। देखो, ये होता है हमारे पास नाभिक। ये नाभिक हो गया। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास। और नाभिक के जो ये हैं बार, इन्हें बोला जाता है कोश। कोश बोल सकते हैं आप, इन्हें सेल बोल सकते हैं आप, इन्हें ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर। और आप इन्हें एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास जो नाभिक है, नाभिक की जो चारों ओर जो गोलाकार आकृति दिखाई दे रही है उसे कोश, सेल, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये हमारे पास नाभिक है। अब देखो, नाभिक जो होता है, इस नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं। कितने कण पाए जाते हैं? दो कण। नाभिक में हमारे पास दो कण पाए जाते हैं और दोनों कणों को क्या बोला जाता है? एक कण हमारे पास होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन। दूसरा कण होता है न्यूट्रॉन। हिंदी में लिखो तो प्रोटॉन हो गया और एक हो गया न्यूट्रॉन। ये किस में पाया जाता है? नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में दो कण पाए जाएंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो, जो नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज की बात करूं, चार्ज यानी कि आवेश की यदि मैं बात करूं, तो हमारे पास होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनावेश होता है। नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होता है उस पर जो चार्ज, जो आवेश होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव धनावेश होता है। इसी प्रकार से जो नाभिक में जो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के ऊपर ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो उदासीन। अब उदासीन क्या है? इसका मतलब होता है हमारे पास जो नाभिक में न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, अर्थात उदासीन होता है। अर्थात इसका मतलब हो गया कि कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं। ये आपको थोड़ा बेसिक ध्यान रखना है। इसके बाद में चलते हैं बच्चों अपन। देखो, यहाँ से जो आपके पास जो कोश दिख रहे हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये भी थोड़ा आपको बेसिक याद रखना है। तो देखो, ये तो हमारे पास हो गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको थोड़ा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास जो नाभिक होता है, नाभिक में दो कण पाए जाते हैं। एक कण को बोला जाता है प्रोटॉन, दूसरा कण है हमारे पास न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन, जो नाभिक में जो प्रोटॉन पाया जाता है उस पर जो चार्ज या आवेश होता है वो पॉजिटिव यानी कि धनावेश होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है नाभिक में, उस न्यूट्रॉन, वो जो न्यूट्रॉन का जो कण है वो होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन। उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है, कोई आवेश नहीं यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अब देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर देखो नाभिक के अंदर जो प्लस का चार्ज है ना, वो किसकी वजह से है? ये होता है प्रोटॉन की वजह से। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता।
किस पर चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर। तो जो नाभिक में हमें जो प्लस दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। देखो ये हो गया। तो यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन। अब देखो आगे बात करें, इनके बीच में एक और आप बात ध्यान रखना कि समान आवेश के बीच हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये याद रखना, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी कि रिपल्सन होता है। क्या होता है? समान आवेश के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। पहले एक बार इसको देख लो, फिर आगे चलते हैं। तो आपने देख लिया होगा, अब आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास मैंने जो कहा है कि जो समान आवेश होते हैं, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। समझना, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे पॉजिटिव का चार्ज हो गया और हमारे पास एक पॉजिटिव का चार्ज हो गया। तो देखो आवेश समान है, प्लस प्लस, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी कि एक दूसरे के दूर दूर भागते हैं इस तरीके से। इनमें क्या हो गया? प्रतिकर्षण। इसी प्रकार से यदि एग्जाम्पल ले लें नेगेटिव चार्ज वाला, तो देखो माइनस और ये माइनस, इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण, एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे। तो देखो माइनस और ये माइनस। एक पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। एक अगला पॉइंट और ध्यान रखना, हमेशा रसायन विज्ञान में जो विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत आवेश के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। कैसे? यानी विपरीत आवेश बोले तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लस का चार्ज है और एक हमारे पास क्या है? माइनस का चार्ज है। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस, इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण। ये दोनों चार्ज एक दूसरे के आएंगे पास, इस तरीके से, प्लस और ये माइनस। ये भी हो सकता है, मान लीजिए माइनस है और ये इधर क्या हो गया? प्लस। तो इनमें क्या होगा? क्योंकि विपरीत आवेश है, लिख रखा है कि विपरीत आवेश के बीच आकर्षण। आकर्षण बोले तो अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा। तो देखो अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, इंग्लिश में अट्रैक्शन बोला जाता है। तो देखो प्लस और माइनस आकर्षण होगा, एक दूसरे के आयन पास पास आएंगे। देखो प्लस और माइनस इस तरीके से, देखो ऐसे भी हो सकता है, माइनस आ गया प्लस, इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, एक दूसरे के पास आएंगे, तो क्या बनेगा? माइनस और ये प्लस। तो ये तो क्या थी? केमिस्ट्री का एक बेसिक पॉइंट थे जो हर एक बच्चे को आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपने जान लिया। अब देखना, अभी अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक नाभिक था, नाभिक के चारों ओर ये सेल थे। अब सेल में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का प्लस का चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो देखो इन दोनों के यहाँ पर, यानी नाभिक और जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो अब आप डालिए परमाणु क्रमांक। क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। अब देखो ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होता है? हमारे पास जो नाभिक होता है, उस नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? हमारे पास परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होती है। तो आप लिख लो कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। क्या बोला मैंने? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है हमारे पास? परमाणु क्रमांक कहलाती है। पहली बात तो ये। एक अगला पॉइंट, जो परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर है, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? तो लिखो इसे जेड से, कैपिटल जेड से क्या किया जाता है? कैपिटल जेड से इसे प्रदर्शित करते हैं।
देखो ये भी समझ में आ गया। अब देखो कैपिटल जेड, इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ आप लिख सकते हो जो परमाणु क्रमांक ये रहे, आप ये लिख दो कैपिटल जेड इक्वल टू होता है परमाणु क्रमांक है ये, तो परमाणु क्रमांक बोले तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक बार इस बात को समझना, मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर को जेड से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो जेड है ये क्या है, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या। और यहाँ पर एक विशेषकर बात की याद रखना कि ये मैंने क्या लिखा है, उदासीन परमाणु में, किसमें, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। कहने का मतलब ये हो गया कि परमाणु क्रमांक जितना होगा उतनी ही क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या भी उतनी होती है। और बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या की, तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, उतनी ही होती है। तो ये हो गया। अगला पॉइंट बात करेंगे, देखो जो नाभिक होता है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, दोनों को यदि मिला देंगे तो इनको कहेंगे न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये भी आप याद रखना। कहने का मतलब कि नाभिक है, तो नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। आगे देखना, अगला पॉइंट हमारे पास देखो, जो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो लिखो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या कहलाती है। एक बार फिर से सुनना परिभाषा को, हमारे पास जो नाभिक होगा, नाभिक में जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, यदि इन दोनों को इनकी कुल संख्या, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। इसे अपन मास नंबर भी बोलते हैं, मास नंबर। ये हो गया, ये आप यहाँ तक आपको जानकारी हो गई। अब चलते हैं आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ तक तो हो गया, अब आगे चलते हैं। अब अभी क्या पढ़ा था कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। तो देखो जो द्रव्यमान जो संख्या होती है ना, द्रव्यमान संख्या, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो कैपिटल ए बराबर अभी पढ़ा है, कैपिटल ए बराबर कैसे आएगा, यानी द्रव्यमान संख्या कैसे आएगी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलेंगे अपन, द्रव्यमान संख्या। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, द्रव्यमान संख्या का। अब देखो हमने पढ़ा है कि जो ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या का मतलब यानी कि परमाणु क्रमांक भी वही होगा। इसका मतलब अपन पी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू जेड भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आप यहाँ लिखो ए इक्वल टू, देखो पी के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, तो लिखो जेड प्लस एन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक दूसरा, यानी द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। या तो ये बोलो, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी हमारे पास क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। अब मान लीजिए हमें यहाँ से क्या निकालना है, परमाणु क्रमांक। तो देखो ये जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, इनको एक बार लिख लो आप। इसे बोला जाता है मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या। और ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, यानी कि परमाणु क्रमांक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यूट्रॉन की संख्या।
अब देखो इसी सूत्र से अपन निकालना चाहेंगे। देखो परमाणु क्रमांक निकालना चाहें तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ Z प्लस N इक्वल टू A। अब मुझे क्या निकालना है, मान लो परमाणु क्रमांक, तो यहाँ से निकालो Z इक्वल टू A और ये इधर आ जाएगा तो किस में जाएगा माइनस N। तो ये हमारे पास परमाणु क्रमांक निकालने का सूत्र आ गया। इसी प्रकार से मैं बात करूं, मान लीजिए मुझे क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसी सूत्र से कैसे निकालोगे, देखो ये न्यूट्रॉन की संख्या तो N इक्वल टू A और माइनस, क्योंकि ये माइनस ये की प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा Z। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि n है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या यदि निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा देंगे, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं, जिससे क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता चल जाती है। तो देखो इतने दोस्तों, इतने कंसेप्ट में हमने 3 या 4 बातें सीखी हैं। देखो क्या क्या सीखा हमने कि तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और आगे न्यूट्रॉन की संख्या और एक और पॉइंट है द्रव्यमान संख्या। इतना हमने द्रव्यमान संख्या इनके बारे में हमने जान लिया है कि देखो ये 4 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में अपन तत्वों में इस बेसिक कंसेप्ट से अपन पता लगा सकते हैं। अब देखो इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल की सहायता से कैसे समझते हैं, तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब लेते हैं एग्जाम्पल, क्या लेंगे, उदाहरण। अब देखो ये हमने ले लिया एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने ले लिया कार्बन का, ले लिया हाइड्रोजन, ले लिया ऑक्सीजन, ले लिया नाइट्रोजन, ले लिया और मैग्नीशियम ले लिया। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7 और मैग्नीशियम कितने नंबर पर एटॉमिक नंबर होता है, 12। अब देखो इनका मास नंबर की बात करूँ, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12, इसकी होती है 2, इसकी होती है 16, इसकी होती है 14 और इसकी होती है 24, यानी कि लगभग डबल के बराबर होती है। देखो एटॉमिक नंबर 6, 1, 8, 7, 12 और ये इसका ऊपर जो लिख रखा है ये द्रव्यमान संख्या लिख रखी है। अब देखो यहाँ पर अपन कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ लिखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखना इधर से यहाँ पता लगाते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन को देखो, इसमें देखना इन तत्वों में अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो कार्बन का तत्व है, देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो परमाणु क्रमांक 6 है और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 6। लेकिन उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है, वही होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु क्रमांक भी, जो ये संख्या है ये परमाणु क्रमांक भी है, प्रोटॉन की संख्या भी यही है, और क्योंकि ये तत्व उदासीन है तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही होती है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6। यहाँ पर भी वही बात है, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ 12। इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगा लिया। प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु क्रमांक जितना होता है प्रोटॉन की संख्या भी वही होती है। तो हमारे पास ये देखो परमाणु क्रमांक ये सारे के सारे परमाणु क्रमांक हैं, तो प्रोटॉन की संख्या भी यही होती है। तो देखो तो लिख लो, प्रोटॉन की संख्या होगी 6, 1, 8, 7 और ये 12 है, प्रोटॉन की संख्या होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या देखो कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या में से मैंने आपको बताया था कि हमारे पास द्रव्यमान जो मास नंबर है उसमें से किसको घटा देंगे, परमाणु क्रमांक को, यानी कि प्रोटॉन की संख्या को घटा देते तो क्या प्राप्त हो जाता है, द्रव्यमान संख्या। तो 12 में से 6 गया तो कितना बच गया, 6, 2 में से 1 गया तो 1, 16 में से 8 गए तो 8 और 14 में से 7 गए तो 7 और 24 में 12 गए तो 12। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि तत्वों के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या आसान तरीके से अपन सीख सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। अब मान लीजिए एक प्रश्न आ गया आपके पास, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आ गया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 14,
व न्यूट्रॉन की संख्या 13 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। आंसर सीधी सी बात है, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। कैपिटल ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या कितनी है 14, इसी प्रकार से न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 13, इनको जोड़ दो आप तो कितना आ गया 27। तो हमारे पास मास नंबर कितना आ गया 27। इस तरीके से अपन द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक और कंसेप्ट है। मान लीजिए हमारे पास जो तत्व होता है, क्या होता है तत्व, तो तत्व के ऊपर प्लस का चार्ज भी हो सकता है और उसके ऊपर माइनस का चार्ज भी हो सकता है। यदि देखो अब ये जो प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज है ये प्रभाव डालता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मान लीजिए प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी। तत्व के ऊपर मान लीजिए नेगेटिव का चार्ज है, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ये बात आपको याद रखनी है। फिर से सुनना, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई तत्व है उसके ऊपर यदि प्लस का चार्ज है और तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, और उस तत्व के ऊपर यदि नेगेटिव का चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया। तो देखो इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास, मैंने आपको कहा कि Fe+3 आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे, यानी मैंने अभी बताया कि कोई भी तत्व होगा उसके ऊपर प्लस का चार्ज हो सकता है या नेगेटिव का चार्ज होगा। ये जो प्लस का चार्ज या माइनस का चार्ज ये प्रभाव किसके ऊपर डालता है, ये डालता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रभाव डालता है। यदि प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यदि माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो देखो अपन जानते हैं कि इसका मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर। तो देखो एक बात और सुनना, हमारे पास ये जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर ही इफेक्ट डालता है, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या पर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो देखो Fe कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है। इसका मतलब हो गया परमाणु क्रमांक की यदि बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। तो परमाणु क्रमांक यदि 26 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 26 ही होगी। तो देखो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसका। लेकिन देखो यहाँ पर आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो यहाँ चार्ज है तो प्लस का, यदि प्लस है तो आपको क्या करना है माइनस करना है, तब क्या आएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। यदि मान लीजिए माइनस है तो क्या करना है अपने को प्लस, जस्ट उल्टा करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो परमाणु क्रमांक है 26 और यहाँ पर प्लस का चार्ज है और लिख रखा है प्लस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो -3। तो कितना आ गया 23। इसका मतलब हमारे पास जो Fe+3 आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 23 है। तो ये आप एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं। अब देखना एक और एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर -3 का चार्ज है और इसमें कहा क्वेश्चन है, मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। वही कंसेप्ट वही है। तो देखो आंसर कैसे आएगा इसका, तो देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर। कहने का मतलब परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका 7 है, प्रोटॉन की संख्या भी 7 ही होगी। तो देखो परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चार्ज का। ये चार्ज किस पर इफेक्ट डालेगा, इलेक्ट्रॉन पर। और यहाँ देखो तत्व के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है अधिकता। तो क्या करते हैं यहाँ पर 7 और ये माइनस का यानी ये जुड़ जाएगा +3, तो कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो N पर -3 है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 7, तो ये हो गई और यहाँ से इनको जोड़ देते हैं इस तरीके से। और ये कंसेप्ट कहाँ से आया, यहाँ से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।